के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे अपने इंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग के बारे में। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट करा दिया, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करा दिया, बट जो आज का यूनिट नंबर 3 है, इसका लेसन नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बिजनेस प्लान के ऊपर है, यानी कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने काफी सारी चीजें सीखी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, एक इंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ी, बिजनेस के आइडियाज के बारे में पढ़ा, स्टेजेस के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें सीखी और कहीं ना कहीं वो हमारे आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। लेकिन जो आज हमारा बिजनेस का जो प्लान है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एक डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। बट इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे कि ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं। A successful business always start with a brilliant business ideas, and the ideal entrepreneur should be innovator or problem solver who can come up with ideas to fill the market potential gaps or be able to handle problem with the alternatives so that the better and more profitable business model is feasible. सो इंग्लिश वगैरह भी बीच में यूज करूंगी क्योंकि काफी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। सो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इंग्लिश भी यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो हिंदी भी कर रही हूँ, दोनों कर रही हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है जब वो स्टार्ट होता है तो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडियाज के वो स्टार्ट होना चाहिए, ना कि ऐसा कोई आइडिया जो कि हमने कुछ सोचा ही नहीं है, बेकार सा आइडिया है। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उस वो कहीं ना कहीं इनोवेटर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा तभी तो चीजें सॉल्व कर पाएगा। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, जब वो बिजनेस करने निकला ही है, एक एंटरप्रेन्योर बना ही है, रिस्क को बियर कर ही रहा है, तो जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा आगे कैसे बढ़ेगा। मार्केट के जो पोटेंशियल्स है, मार्केट पोटेंशियल गैप्स वगैरह है, उनको उसको कवर करना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए ये सारी चीजें तो आएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक डेफिनेशन हमारे सामने दी गई है जो हमारे एंटरप्रेन्योरल वेंचर के बारे में है। आप बिजनेस आइडिया इज अ नोवल कॉन्सेप्ट, ये एक नोवल कॉन्सेप्ट है, concentrated on developing goods and services targeted at a certain market niche in order to achieve profitability and expansion। यहाँ पे एक टर्म यूज करी गई है, निच। निच क्या होता है? निच होता है कि हम किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। लाइक हमारा निच क्या है? मार्केटिंग है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट कौन सा है, हम किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, या फिर हमारी सर्विस है, फिर सर्विस में हम कौन से टाइप की दे रहे हैं, तो हमारा निच होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एंटरप्रेन्योरल वेंचर बताता है, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि हमारे को डेवलप बताए, डेवलपिंग कराए, किस चीज में, या तो गुड्स में या सर्विसेज में। हम लोग टारगेट कर रहे हैं एक सर्टेन मार्केट निच को, एक सर्टेन होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। और एजुकेशन में भी कौन सी वाली, लाइक हम स्कूल के स्टूडेंट को डील करेंगे, कॉलेज के करेंगे, या फिर हम लोग बैंकिंग के करेंगे, तो कौन सा वाला, ये निच होता है बेसिकली। सो सर्टेन मार्केट निच इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। की प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन तो तभी होगा ना जब आप एक अच्छा आइडिया सोचेंगे। नंबर 1 इज आपका आइडिया इज मस्ट, आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किस गुड्स में डील करने वाले हैं, लाइक आपका एक सर्टेन मार्केट निच होना चाहिए। फिर आप पर आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो यानी आपका गोल क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। और जैसे प्रॉफिट होगा तो आप अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे? एक्सपैंड, यानी एक्सपेंशन हो जाएगा। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर का वेंचर कुछ इसी तरीके से रहता है कि अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आओ, गुड सर्विस में पहले डिसाइड करो किस में डील करनी है, फिर उसके बाद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट आया तो एक्सपेंशन यानी उस सेल को बढ़ा दो। सो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरल वेंचर के बारे में हमने डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से पढ़ ली, राइट।
देन आफ्टर आते हैं हम लोग अपने, जैसे बिजनेस के जो आइडियाज होते हैं बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, वैल्यूएबल टू कस्टमर। इन्वेस्टर अगर कोई किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी देखेगा कि भाई मैं किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कस्टमर भी उस चीज के ऊपर देखता है। आजकल आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट ले लो या कोई भी सर्विस ले लो, जब हम किसी की सर्विस लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि यहाँ हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। लाइक मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूंगी ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लैरिफाई हो सके, और ये सारे एग्जांपल्स आप अपने एग्जाम में एड ऑन करके अपनी शीट्स को फिल कर सकते हैं पूरी के पूरी तरीके से। तो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर क्या चाहता है बेसिकली, कस्टमर चाहता है कि अगर मैंने 500 रुपए खर्चा किया है तो मुझे 500 से ज्यादा का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि 500 रुपए खर्चा कर रहे हैं और कोई वर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर चाहता है कि उस चीज की वैल्यू करे, वैल्यू हो कहीं ना कहीं। तो रेवेन्यू मॉडल ऑफ द कंपनी क्या है कि हमारा जो बिजनेस के जो आइडियाज हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, हमारी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, हमें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, तभी तो हमारा एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा और ये सारी डीलिंग होगी। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें आगे की, तो आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेसेस, कि जितने भी बिजनेस है उनके लिए आइडिया जनरेशन क्या रहेंगे, इससे क्या होगा, इट हेल्प द कंपनी अचीव इट्स गोल। एक कंपनी को मदद मिलती है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, एक एब्सोल्यूट सोल्यूशन ढूंढ पाए जो कि उसके हाथ में जो भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं उसको, उससे वो लड़ पाए। और वो कब लड़ पाएगा, जब उसके पास एक अच्छे अच्छे आइडिया होंगे बहुत इनोवेटिव से। आजकल आप देख रहे हैं कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, वो कितना जल्दी चेंज हो जाता है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। लाइक हम किसी चीज भी प्रोडक्ट में डील करना, अगर हमें मान लो कोई सपोज एक पेन का एग्जांपल ले लो, या कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसके लिए, कि कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर एक कस्टमर 10 रुपए महंगा दे रहा है तो बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरी जगह से लेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा मिलेगा, मतलब ऑप्शंस बहुत। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंस है बिजनेस आइडिया जनरेशन के। नंबर 1 इज बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस की स्ट्रैटेजी यानी कि हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंस है वो क्या बताती है हमें, यानी कि जो हमारे आइडिया जनरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। सबसे पहले हमें ये एक बात समझनी होगी कि जो हमारा आइडिया जनरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे नए फ्रेश कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते हैं। ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हैं, फ्रेश कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अंदर और क्या एड ऑन करके उसको अच्छा कर सकते हैं। इससे कंपनी क्या करती है, अपने गोल को अचीव कर पाती है, सोल्यूशंस वगैरह ढूंढ पाती है। फिर अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं बिजनेस आइडिया जनरेशन की, हम लोगों का क्या महत्व है कि अगर हम बिजनेस आइडिया जनरेशन को बनाते हैं तो उसके क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। तो नंबर 1 इज बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होता है कि अगर हमारी जो इनोवेशन है, लाइक अगर हम ऑफर कर रहे हैं इन अ वेराइटी ऑफ बिजनेस एरिया, लाइक ब्रांडिंग में हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, ब्रांडिंग में हम लोग वैरायटी दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में हमारे पास है, मार्केटिंग है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस के जो आइडियाज है वो हमारी स्ट्रैटेजी काम करने लग जाएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी इन सबसे मिलकर बनी है। ठीक है, यानी हमने इस पे काम किया, दैट मीन्स हमने बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया। नंबर 2 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई आज के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मस्ट है। ठीक है, यानी कि बिजनेस आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जैसे कि हमारे को कोई इशू हो रहा है, ठीक है, लाइक जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्शन हो रहा है, अब प्रॉब्लम विल, जैसे कि कोई भी ले लो, मैनेजमेंट विल असेस द वेरिएबिलिटी ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट टू फाइंड अ सूटेबल सॉल्यूशन टू एन इशू। कोई भी इशू आ जाता तो उस मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस का कॉन्सेप्ट लगाएं ताकि एक सुटेबल सोल्यूशन निकल कर आ जाए, यानी जो इशू हुआ है उसको सॉल्व कर पाए। फ्यूचर डायरेक्शन कैसे दिखाई देती है, फ्यूचर डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई देती है बेसिकली कि जैसे कि अगर हमने फ्यूचर में सक्सेस लेनी है तो हम क्या करेंगे, कटिंग एज को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, नुकसान कम से कम करेंगे, कस्टमर को टारगेट करेंगे, बूस्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कैसे बूस्ट करा जा सकता है, तो प्रोडक्शन के जो आइडियाज है हमें उसको बढ़ावा देना है, इंप्रूव करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, और जैसे ये बढ़ेगी तो वो कैसे होगा, मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसकी वेस्टेज इतनी ज्यादा कर रहे हैं तो क्या एफिशिएंसी बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, यानी इनपुट पे कम खर्चा। ठीक है, यानी कि हम जो इनपुट लगाते हैं उसमें कम खर्चा और आउटपुट हमें ज्यादा मिले, तो इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, टाइम पे चीजें होना, ये सारी हमारी एफिशिएंसी बता दी है। ठीक है, कि हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए इससे। अब आते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब क्या होता है, आइडियाज हो गए हमारे। ठीक है, जितने भी आइडियाज हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कुछ स्टेजेस है, जैसे देयर आर 3 मेन स्टेजेस, नेमली जनरेशन, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन फॉर सक्सेसफुल आइडिएशन। यानी कि सक्सेसफुल आइडिया बनाने के लिए 3 स्टेजेस पे काम होता है। नंबर 1 इज जनरेशन। जनरेशन में क्या होता है, हम अपने सर्वे वगैरह पे फोकस करते हैं, इससे क्या होता है, एक आइडिया मिलता है हमें चीजों के बारे में कि
कंपनी देखना चाहती है फ्रेश, जितनी भी हमारी फ्रेश एप्लीकेशंस होती है, न्यू मार्केट हो गया, कि हमारी जो प्रोडक्ट हमारे पहले से बने हुए हैं उनमें हम क्या सही कर सकते हैं। सर्वे वगैरह लेने से क्या होता है, एक आइडिया जनरेशन मिलता है, ठीक है, ये सब होता है। दूसरा आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में कहता है बेस्ट आइडिया डेवलप्ड, है ना, यानी एक अच्छी अच्छी आइडिया, मतलब ये कर लिया तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन विद चूज द बेस्ट आइडिया टू डेवलप एंड टेस्ट, यानी कि उस आइडिया को आपने डेवलप किया फिर टेस्ट किया, ठीक है, फिर आपने एक बिजनेस के अंदर एक वैल्यू क्रिएट कर ली, ये सारी चीजें आती है एक, क्योंकि जब गुड आइडिया आपका होगा, एक अच्छा आइडिया जो होगा, उससे क्या होगा, पहले से आप वेल टेस्ट कर लोगे, चीजें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, उस पर काम करोगे, फिर डेवलप अपने आप ऑटोमेटिकली आपको डेवलपमेंट दिखाई देगी। अब आपने बेस्ट आइडिया के बाद आपको क्या काम किया, इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि उस प्लान को, जो आपने प्लान बनाया, आइडिया जो बनाया, उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि आइडिया को रियलिटी में बदलना। ये नहीं है आपने आइडिया सोच लिया, आपने बहुत अच्छा आइडिया रातों रात सोच लिया, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, उसको लागू ही नहीं कर रहे हो, कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हो सच्चाई में, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है बिजनेस प्रपोजल, नाम से ही क्लियर है बिजनेस प्रपोजल। अब बात ये आती है बिजनेस प्रपोजल क्या कहता है, राइट, तो नाम से क्या समझ आ रहा है कि बिजनेस प्रपोजल क्या है। बिजनेस प्रपोजल एक रिटन डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट कंडीशन, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी कंडीशंस के ऊपर। इट इज मेनली फॉर प्रोजेक्ट विच आर लॉन्ग रन इन नेचर, लंबे समय के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे काम करने के लिए बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट है, किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट कंडीशन के ऊपर है कि प्रोजेक्ट की क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, मेनली प्रोजेक्ट विद लॉन्ग रन इन नेचर। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप एडिशन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, चीजें जो सही नहीं है उसको ठीक कर सकते हो। अब आते हैं हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस के प्रपोजल के क्या फॉर्म होते हैं, नंबर 1 इज इनफॉर्मल सॉलिडेटेड प्रपोजल, दूसरा आता है फॉर्मल, फिर आता है अनसॉलिडेटेड, फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। पहले वाले की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को क्या करती है, प्रपोजल देती है, ठीक है, यानी मान लो कंपनी ए ने इन्वाइट किया, इन्वाइट आप प्रपोजल टू कंपनी बी टू अंडरस्टैंड डिटेल, ताकि वो कंपनी की डिटेल्स वगैरह समझ ले, अपनी अब टर्म्स एंड कंडीशन क्वालिटी सब समझ ले, तो ये क्या है हमारा इनफॉर्मल सॉलिडेटेड प्रपोजल। फिर आता है फॉर्मल, नाम से ही समझ आ रहा है, इसके अंदर क्या है, एक रेगुलर शॉपर ऑफ कंपनी बी, जैसे मान लो कि कंपनी बी ने प्रपोजल भेजा रिगार्डिंग ऑर्डर एज कंपनी ए टू डिजायर नो अबाउट द टर्म्स बिफोर पेमेंट, की पेमेंट करने से पहले क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, ठीक है। अनसॉलिडेटेड प्रपोजल क्या होता है, जैसे कंपनी बी की डिजायर है टू टेल कंपनी ए अबाउट द सर्विस ऑफर, कि वो क्या कंपनी जो है वो क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है और क्या उसका जनरल प्रपोजल है, ठीक है, ये सब चीजें आती है, कंडीशन वगैरह सर्विसेज बताती है। इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, नाम से ही क्लियर है क्या समझ आ रहा है, अगर इसको हम बेसिकली इट इज एन डेप्थ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है बहुत गहराई वाला, एंड अ फॉर्मली इनवाइटेड बिजनेस प्रपोजल विद इन द कस्टमर सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू न्यूमरस वेंडर सो ऑप्ट द सिंपलेस्ट प्रपोजल। एक छोटा, ये नाम से क्लियर है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, बहुत सारे भेजने से अच्छा है कि ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज दो, बहुत सारों को एकदम सेंड हो जाएगा। फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये नाम से क्लियर है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से मतलब है इट इज अ प्रपोजल रिक्वेस्ट बाय द एक्सपेक्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर गैदरिंग द वेरिड वेंडर प्रोडक्ट इन्फो, यानी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, ये सब बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर इसके बारे में, तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट इज ऑर्गेनाइज एज फॉलो, तो कैसा होता है वो, बेसिकली टाइटल पेज होता है उसके अंदर, ठीक है, टाइटल पेज में क्या होता है, पर्सन का नाम होता है, बिजनेस जिसने, बिजनेस टू हुम द प्रपोजल इज सबमिटेड, डेट होती है सबमिशन की, ये सारी चीजें आती है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आता है, आपके जितने भी फॉर्मल प्रपोजल यूटिलाइज किए गए हैं वो सब हो गया, यूजफुल टूल्स होते हैं इसके अंदर। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी में आता है कि बेसिकली क्या होता है, इट कुड बी अटैचेस टू अ प्रपोजल, ये प्रपोजल के साथ अटैच होता है, इसको हम कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू में होता है बेसिकली बिडर शो हाउ दे अंडरस्टैंड द क्लाइंट ऑब्जेक्टिव, क्लाइंट का क्या उद्देश्य है, ये सब हो गया। अप्रोच ऑफ द इशू आता है, अप्रोच में आता है कि ये भी एक पार्ट होता है जिसमें सजेस्टेड अप्रोच होता है, जिसमें हमारे इश्यूज वगैरह ना रिजॉल्व किए जाते हैं। फिर आता है कॉस्ट प्रपोजल, कॉस्ट प्रपोजल नाम से ही क्लियर हो रहा है हम लोगों को, ये कॉस्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट आर लिस्टेड इन द सेक्शन की, जैसे ही वो हमारे जितने भी नेसेसरी कंडीशंस होते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट, वो कॉस्ट प्रपोजल्स में आता है, ठीक है। ये अब आता है हमारा एडवांटेजेस, फायदे क्या है बिजनेस प्रपोजल्स के, अगर हम किसी को बिजनेस प्रपोजल इतने सारे टाइप्स के देते हैं तो उसके क्या फायदे, तो सबसे पहला तो ग्रेटर क्लैरिटी होती है,
एक कंपनी प्लान करती है बहुत सारे डिसीजंस, है ना, कैपिटल इन्वेस्ट करती है, फंडिंग करती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रपोजल क्या करता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए ग्रेटर क्लैरिटी देता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होगी, तो ये फायदा हुआ। सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग, इसमें क्या फाइनेंसिंग, पैसों से रिलेटेड सपोर्ट मिलता है। एक बिजनेस प्लान कैन असिस्ट टू इन एड्रेसिंग इंक्वायरीज रिगार्डिंग पोटेंशियल फंडिंग रिसोर्सेज, कि जो जने हैं वो पैसा अगर लगाना चाहते हैं कंपनी के अंदर, तो वो भी तो कहीं ना कहीं चाहेंगे ना कि हमें डिटेल मिले, जैसे कि बैंक है या लोन हो गया या मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स हो गया, ठीक है। अब बैंक है, बैंक ऐसे तो पैसा नहीं देगा ना, बैंक क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, सपोर्ट तो हमें मिल रहा है बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें चीजें बतानी है। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग रोड मैप, इससे क्या होता है, मार्केटिंग जो होता है बेसिकली एक बिजनेस प्लान का एड होता है कि चीजों को पहचानना, टारगेट मार्केट को पहचानना, टारगेट ऑडियंस को पहचानना, इससे क्या होता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट होते हैं। फिर आता है ऑफर स्ट्रक्चर, हम किसी चीज को ऑफर कर रहे हैं। एक बिजनेस प्रपोजल जो होता है बेसिकली एक टूल होता है। कंपनी क्या करती है, सेल गुड्स को, यानी कि हमारा एक बेंचमार्क है। कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज प्रमोट करनी है तो हमें उस चीज पे फोकस डालना पड़ेगा, ऑफर देने पड़ेंगे। सिक्योर टैलेंट क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान आइडेंटिफाई, वो पहचानती है राइट टैलेंट एट राइट टाइम, सही टाइम पे सही टैलेंट कहाँ मिलेगा, एंड हाउ दैट स्किल कैन हेल्प द कंपनी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हो पाएगा। तो यही हमारे कुछ टैलेंट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है, हमें पहचानना पड़ता है सही इंसान के अंदर सही टाइम पे सही टैलेंट। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट और प्लान बी से कहते हैं हम, प्लान का ही दूसरा नाम है एंटरप्राइज प्रोजेक्ट, जो कि नाम से क्लियर है, प्लान ऑफ अ एक्शन आउटलाइनिंग द गोल्स एंड द एंटरप्रेन्योर हैज फॉर हिज कंपनी एंड हाउ ही प्लान टू गेट देयर, है ना। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा प्लान है नाम से ही समझ आ रहा है कि आपने उस चीज को प्लान बनाया, क्यों बनाया भाई, आपका कुछ उद्देश्य होगा, कौन बनाएगा, जो भी कंपनी को चलाने वाला है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो वो भी इंटरप्राइज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम से ही क्लियर होती है हमारे को, जर्नल इन्फॉर्मेशन, उसमें जर्नल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, नाम आता है कंपनी का, लोकेशन आती है, प्रमोटर की क्वालिफिकेशन आती है, इंडस्ट्री प्रोफाइल आती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर आता है हम लोगों का बिजनेस वेंचर, बिजनेस वेंचर में क्या आता है, ये क्या चीजें कवर करती है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, कि आपका प्रोडक्ट किस चीज में स्पेशलाइज्ड है ना, सर्विस कौन सी ऑफर कर रहा है, डिलीवरी करेगा कि नहीं करेगा, बिजनेस का स्केल छोटा है कि बड़ा है, एम्प्लॉय कितने हायर करने का क्या टाइप है, किस तरीके से हायर होता है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होती है, एक एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। फिर आता है प्रोजेक्ट, है ना, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बोले तो कि हमारे जितने भी हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल है, मैनेजमेंट हायरार्की है, टीम है, ये सारी चीजें के बारे में पता होता है, मतलब जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ मैनेजर कितने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बिजनेस रिपोर्ट बताती है। अब कोई एट अ टाइम हमसे ये पूछ ले कि भाई कितने मेंबर्स, हमें तो पता ही नहीं होगा, हमारे को एक एक छोटी से छोटी चीज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पढ़नी पड़ रही है, रिपोर्ट तक पढ़नी पड़ रही है कि हाँ भाई लोकेशन भी पता होनी चाहिए, नेम पता होना चाहिए, मेंबर्स कितने हैं, डायरेक्टर कितने हैं, सब कुछ ए टू जेड, है ना। मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, मैन पावर प्लानिंग में आता है स्किल और सेमी स्किल लेबर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने की जरूरत है, ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोई आ जाएगा उसके बाद कंपनी से आउट नहीं होगा, है ना। तो कंपनी में अगर आ गया तो वो जाएंगे भी और आएंगे भी, तो हमें ये भी लिखना होगा स्किल और सेमी स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है, लेबर प्रोक्यूरमेंट है कि नहीं, उसके सोर्सेस क्या है ना, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट पे कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारी चीजें। प्रोडक्शन प्लान आता है, फिर हमारा प्रोडक्शन प्लान में आता है लैंड बिल्डिंग का साइज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लांट का लेआउट हो गया, ये सब आता है। प्लांट मशीनरी का जो हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल है, प्लांट की क्या कैपेसिटी है, ये इतनी बारीकी से हमें चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन नाम से क्लियर है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहेगा हमारा, प्रोजेक्ट कब तक इंप्लीमेंट होगा, ये सारी चीजें। फिर आता है नेक्स्ट पे मार्केट, मार्केट प्लान में आता है जैसे कि मान लो कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, भाई उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर एक्चुअल में है कौन, इसके ऊपर ना मैं काफी ज्यादा डिटेल में करवा चुकी हूँ, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो तो काफी सारी चीजें वही हैं, लेकिन अभी थोड़ा गहराई में पढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कितनी है, डिमांड तक, प्राइस हो गया, प्राइसिंग तो हमें पता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, कि भाई अगर मार्केट में कोक बिक रही है सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो उस कोक का सब्सिट्यूट क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनोवेशन के सोर्सेस कौन कौन से। तो नंबर वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करेंगे तभी तो आप डेवलपमेंट कर पाएंगे ना, और आजकल चीजें बहुत इनोवेटिव होती है, बहुत नए अंदाज में,
बहुत सारी सर्विसेज इनोवेटिव होनी चाहिए, गुड्स होने चाहिए, बहुत इनोवेटिव तरीके से उसको सेलिंग करना, मार्केटिंग करना ही हम लोगों का एक सोर्स है, जिसके अंदर रिसर्च होता है कि आपने पहले कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस को जाना, रिसर्च करी, तभी तो आप डेवलपमेंट करोगे। मार्केट की नीड क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, कि अगर मार्केट में ये पेन बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, मतलब वो इस पेन को जब यूज कर रहा है तो उसमें कोई खामियां तो नहीं है, और उनको क्या चीज इसमें अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो गड़बड़ी है या जो खराबी है, जो उनको अच्छी नहीं लग रही, वो आने वाले प्रोडक्ट में आप उसको ठीक कर सके। फिर आता है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग में क्या होता है, आजकल आप देखते हैं जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम लोग कोलैब करते हैं। कोलैब कैसे होता है कि एक जो है एक एंटरप्रेन्योर है, उसने दूसरे के साथ कोलैब कर लिया, या फिर कोई नेटवर्किंग हो गया, इस तरीके से कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं। कोलैबोरेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमारे इनोवेशन में बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो आप देखते ही होंगे कि कोई प्रोडक्ट है, मतलब कोई कंपनी है, उसका अभी ऑनलाइन इतना नाम नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर की मदद या कुछ इन्फ्लुएंसर की मदद लेके वो अपने प्रोडक्ट को आगे बिकवाते हैं, उनको उस पे जो है बेनिफिट मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें कोलैबोरेशंस में आती है। टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, हमें आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि हम टेक्नोलॉजी को के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे कि क्या चीज चेंज हो रही है, कैसे कैसे मशीनरीज हैं जो अच्छा आउटपुट दे सकती हैं, तो हम किस तरीके से इनोवेशन कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम इनोवेशन कर पाते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि आपको अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है कि अगर ये मार्केट में अगर हम पेन बेच रहे हैं या हमारी जो कंपनी है वो पेन बनाने की है, तो और कौन कौन सी कंपनीज है जो पेन बनाती है और हमसे बेटर बना रही है, या कितना आउटपुट कमा रही है, मतलब कितना आउटपुट जनरेट कर पा रही है। तो कॉम्पिटिटर का भी एनालाइजेशन बहुत ही ज्यादा मस्ट है। लास्ट वन इज चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन, कि आप जब भी इनोवेशन को मैनेज करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो नंबर वन इज रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क मैनेजमेंट तो है ही है, आप बिना रिस्क के कोई काम नहीं कर सकते। आप एक इंटरप्रेन्योर बने हो तो सबसे पहला रिस्क ही वही है, ठीक है। तो इनोवेशन में रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं आएगा, है ना, आप समझ ही सकते हो। क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये खराब चला जाएगा या वेस्ट चला जाएगा या बिकेगा नहीं, कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, तो हम किस तरीके से चीजें कर पाएंगे, नहीं। अब आते हैं कल्चर रेजिस्टेंस पे। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो आइडियाज हैं वो बहुत इनोवेटिव होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके आइडियाज इनोवेटिव नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इनोवेशन को मैनेज करने का चैलेंज ही यही है कि आपके आइडियाज में दम होना चाहिए। आपके आइडियाज जो होंगे वो कहीं ना कहीं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने, आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन, जिसके अंदर आपको कंपटीशन के साथ साथ आपको फाइनेंशियल, ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ लेके चलना होता है, जिसमें हमारे जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसको एलोकेट करना आना चाहिए। शॉर्ट टर्म फोकस हो, मतलब बोले तो बैलेंस करना आना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स को। आपको बैलेंस किस तरीके से करना है, अगर आपको बैलेंसिंग आ गई, दैट मीन्स आपने इनोवेशन के को मैनेज करना सीख लिया है। चैलेंजेस जो आपको आएंगे वो आप फेस कर लेंगे। पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 मैंने करवा दिया है। आपकी बुक में बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जो मेन मेन थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब यूनिट नंबर 4 में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।